कर दिया। हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। भी थोड़ी देर पहले जो आपको प्रोसेस बहुत नॉर्मल वे में बताई थी, वही प्रोसेस अब आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी विद डायग्राम। इसमें होता क्या है, देखिए अभी आप लोगों ने जो डायग्राम देखा था उसी का बहुत सरल रूप यहाँ बनाया गया है, बहुत सिंपल वे है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी क्या बनाई हुई है, ये है आपकी नेक्रेस लेयर। ये देखिए आप कहाँ है, ये नेक्रेस सिक्रेटिंग सेल्स है ना, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, आपकी नेक्रेस लेयर प्रेजेंट रहती है। अब ये क्या काम करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से किसी भी पैरासाइट ने एंट्री की। पैरासाइट ने एंट्री करने के बाद ये देखिए जैसे ही इसमें आएगा तो नेक्रेस लेयर के नीचे मौजूद ये जो नेक्रेस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये उसको इन्वेल्ड होकर मतलब ऐसे अंदर की तरफ मुड़ कर उसको अपने चारों ओर घेर लेती हैं, उसको चारों ओर से, ठीक है। ये देखें आप, वो अंदर की तरफ मुड़कर उसने उस पार्टिकल को, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, यहाँ पे हम पैरासाइट ले रहे हैं, ठीक है, उसको इसने घेरना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ प्रेजेंट रहते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इजी वे है ये आपका डायग्राम का, ठीक है। यहाँ अब क्या होता है, ये जो आपकी नेक्रेस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, ये अपने अंदर से क्या करेंगी, ये नेक्रेस सिक्रेट करना स्टार्ट करेंगी धीरे 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 धीरे। जैसे ही ये सिक्रेट करती हैं तो ये जो पैरासाइट होता है इसके चारों ओर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है धीरे 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 धीरे, ये ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बनती है वैसे क्या होता है, समय के साथ किसका रूप ले लेता है, वो एक पर्ल का रूप ले लेता है, ठीक है,
क्लियर है ना? ये जो मैं यहाँ पे गोले गोले कर रही हूँ ये कनेक्टिव टिश्यू के लिए किया जा रहा है। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग चाहें तो बहुत अच्छे से इसको ऐसे गोल गोल करना चाहें, डॉट 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 इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नेक्रोसिक्रेटिंग सेल्स हैं ये इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इसके चारों ओर अपने मैटर सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ मेम्ब्रेन बनती गई और थोड़ी टाइम के बाद ही यहाँ पर एक क्या बन गया, एक पर्ल फॉर्मेशन हो जाती है। पर्ल फॉर्म्ड बाय सीक्रेटिंग अराउंड फॉरेन बॉडी। क्लियर है? अब पर्ल फॉर्मेशन समझ में आई? एक बार फिर बता देते हैं। पर्ल फॉर्मेशन एक्चुअली कुछ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो ओएस्टर्स होते हैं, जो बाइवॉल्व सीप्स जो है, बाइवॉल्व ओएस्टर जो है, वो पैरासाइट से बचने के लिए वो पर्ल फॉर्मेशन करते हैं। पर्ल फॉर्मेशन एक्चुअली हो जाता है एक्सीडेंटली। कैसे होता है भाई? कोई पैरासाइट या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल वो जैसे ही बाइवॉल्व सीप में एंट्री करता है तो क्या करेगी, इसमें ये जो सेल्स हैं नेक्रोसिक्रेटिंग सेल्स, वो अंदर की तरफ उसको इस तरह घेर लेगी और घेरने के बाद यहाँ से नेक्रेस सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे नेक्रेस सीक्रेट होता जाएगा वैसे वैसे इस पैरासाइट के ऊपर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, झिल्ली बनना स्टार्ट, मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे समय पास होगा वैसे ही वैसे किसका रूप ले लेती है, वो एक मोती का, एक पर्ल का रूप ले लेती है, एक पर्ल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर समय के साथ। ठीक है, पर्ल फॉर्मेशन समझ में आई कि ये आखिर होती कैसे है पर्ल फॉर्मेशन? ठीक है, चलें इसके बाद अब हम यहाँ बात करेंगे पर्ल कल्चर टेक्निक के बारे में। फॉर्मेशन सभी को क्लियर हो गई होगी अब तक तो फाइनल ईयर? जनरली अगर हम पर्ल कल्चर की बात करते हैं फाइनल ईयर, तो ये आपको जनरली जापान की तरफ देखने को मिलेगा और इसमें जनरली गर्ल्स ज्यादा इसमें काम करती हैं। हाँ भाई, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कलेक्ट दी ओएस्टर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है। सबसे पहले हमें ओएस्टर्स जो हैं वो कलेक्ट करने होते हैं। कलेक्ट करने के लिए या तो आप मैकेनिकल वे में उसको कलेक्ट कीजिए या फिर आप उसे नेट के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। बाई नेट, बाई नेट मीन आपने कहीं भी जाल बिछाया जहाँ पे आपको पता है यहाँ पर ओएस्टर प्रेजेंट होंगे, वहाँ आपने जाल बिछाया, बिछाने के बाद उसको ऊपर की ओर ले लेते हैं, उसमें से फिर छाटना पड़ता है, उसमें कई सारी और भी चीज़ें आ जाएंगी, फिशेस भी आएंगी आपकी, और भी ज़रूरी नहीं है कि ओएस्टर बाइवॉल्व भी हो, और भी ढेर सारे मॉलस्क होते हैं। ठीक है, तो आपको कई सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ आपका काम बढ़ जाएगा अगर आप नेट का यूज़ करते हो तो। ठीक है, तो नेट का यूज ना करते हुए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सी डाइवर्स को बुलाते हैं। ठीक है, सी डाइवर्स मीन क्या होते हैं, जो वे गोताखोर बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये सी डाइवर्स ये सी के अंदर, समुद्र के अंदर जैसे कूद कर ओएस्टर्स कलेक्ट करते हैं। इसके लिए जनरली जापान में गर्ल्स होती हैं इसके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ये इसमें ट्रेंड होती हैं, ट्रेंड गर्ल्स इसमें जनरली यूज किए जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन से ओएस्टर लेने हैं कौन से नहीं लेने। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो ओएस्टर कलेक्ट करने के लिए सी डाइवर्स क्या करेंगे, सी में उतरते हैं। ठीक है, वो भी हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए ये अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ये 5 से 10 मिनट जितने टाइम के लिए अंदर रहते हैं, इन सी डाइवर्स की बॉडी से एक रस्सी बंधी रहती है। ठीक है, यहाँ पे सी में भी अगर हम जाते हैं, ठीक है, अगर हम समुद्र में भी जाते हैं तो जनरली जाने का जो तरीका होता है वो होता है बोट के थ्रू। बोट के थ्रू जाते हैं हम समुद्र में। समुद्र में जाने के बाद जो सी डाइवर्स हैं वो क्या करते हैं, समुद्र में कूद लगाते हैं भाई। कूदने के बाद में ये वहां पर कितने रहेंगी, ओनली 5 to 10 मिनट्स, उससे ऊपर नहीं रहते हैं ये 5 से 10 मिनट तक तक ये समुद्र के अंदर रहेंगे, तब तक इन सी डाइवर्स की बॉडी से हमेशा एक रस्सी बंधी रहती है।
ठीक है, जिससे अगर ये कुछ इशारा करते हैं टाइम टू टाइम कि ऊपर लीजिए या कुछ भी, ठीक है, तो इन्हें इजीली फटाफट से इन्हें बोट में ले लिया जाता है सी डाइवर्स को। ठीक है, अगर इन पर कोई हमला भी करने आएगा तो ये इशारा कर देती है, जिसकी वजह से सी डाइवर्स को ऊपर ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ये, जैसे ही इन्होंने भाई सी में एंट्री किया है, एंट्री करने के बाद 5 से 10 मिनट जितना भी टाइम ये लोग नीचे रहते हैं, उतने टाइम इनकी पीठ पर एक बॉक्स बंधा रहता है। इनकी पीठ पर हमेशा बैक में एक बॉक्स बंधा रहता है, ये कलेक्ट करते हैं और उसमें डालते जाते हैं। ठीक है, फिर 5 से 10 मिनट बाद जब इन्हें बाहर निकालते हैं, तब ये बॉक्स को खाली कर देते हैं। किसमें खाली करते हैं? आपके रियरिंग केजेस में। रियरिंग केजेस मीन जहां पर हमें इनका रियर करना होता है, मतलब इनको पालना होता है ओयस्टर्स को। ठीक है, तो रियरिंग केजेस कैसे होते हैं पहले ये जान लीजिए। रियरिंग केजेस एक्चुअली एक तो इस टाइप से बनाए जाते हैं कि जहां पर कोई दूसरा इस पर हमला ना कर सके, और ये एक बहुत पतली जाली से ढके रहते हैं सब तरफ से। एक नेट के थ्रू इन्हें हम ढक देते हैं, जिससे क्या रहता है, इसमें से कोई ऑयस्टर बाहर भी नहीं जा सकता और ना ही कोई हानिकारक कोई भी अंदर आ सकता है इसमें एनिमल। ठीक है, तो ये इसमें रियरिंग केजेस में डाल देते हैं ऑयस्टर्स को। ऑयस्टर्स को जैसे ही हम रियरिंग केजेस में डालते हैं, रियरिंग केजेस में डालने के बाद इन्हें हम पानी में, ठीक है, समुद्र में ही इन्हें हम दोबारा डाल देते हैं रियरिंग केजेस को लेकर। सपोज कीजिए यहाँ पर ये मैंने 4 ऑयस्टर कलेक्ट कर लिए अब। ठीक है, 4 ऑयस्टर कलेक्ट करने के बाद इन्हें हम कहाँ डालेंगे? समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र में क्या कितना टाइम रहते हैं यहाँ पर? हम कुछ टाइम के लिए इन्हें रखते हैं। भाई इन्हें भी तो भाई सी में रहने की आदत है, तो हम रियरिंग भी तो उसी के अनुसार करेंगे। अब क्या करते हैं, या तो इसका प्रोसेस आप नेचुरल होने दीजिए, या तो आप इसका प्रोसेस नेचुरल होने दीजिए, या फिर हम इसमें न्यूक्लियस इंसर्ट कराते हैं। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं कलेक्ट द ऑयस्टर में क्या होता है। सबसे पहले इसमें या तो आप किसी नेट का इस्तेमाल करें। नेट मतलब आप किसी भी एक क्या बोलते हैं उसको, आप समझते हैं ना उसको, जाली का। ठीक है, किसी भी जाली का आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, नेट के थ्रू आप अगर जाल बिछाते हो अपना, तो उसमें ऑयस्टर के अलावा और सारे एनिमल्स भी आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे सपोज कीजिए आपने नेट का यूज़ किया, तो वहाँ ऑयस्टर के अलावा आपके और भी मॉलस्क होते हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, फिशेज आ जाएंगी बहुत सारी। तो आपके पास वहाँ काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें से छांटना उनको ऑयस्टर्स को। ऑयस्टर भी कलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना कि ये भी काम के हैं कि नहीं है। हो सकता है उनमें से कुछ मरे हुए हों या टूटे हुए हों, तो किसी काम के नहीं है वो। तो आपके पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम जनरली इसका यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम कभी भी नेट का यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम यहाँ पर हम बात करते हैं जापान की। जापान में जो टेक्निक यूज़ होती है यहाँ पर वो बताई जा रही है आपको। उसके लिए जनरली गर्ल्स रखी जाती हैं। ये गर्ल्स कैसी होती हैं? ट्रेंड होती हैं इस काम के लिए। उनका काम यही होता है, वो सी डाइवर्स के तौर पे नीचे समुद्र में जाती हैं, वहाँ से कलेक्ट करती हैं क्या? ऑयस्टर्स। ऑयस्टर भी कलेक्ट किस तरह से करेंगी? जो सी डाइवर्स होते हैं इनके पीठ पर एक बॉक्स बांध दिया जाता है, जिसमें से ये कलेक्ट करती जाती हैं और टाइम टू टाइम उसमें डालती जाती हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, उस बॉक्स में डालती जाती हैं। वो भी अगर ये सी डाइवर्स जाते हैं जब समुद्र में, तो हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं। और अगर इस दौरान भी उन पर कोई हमला करता है, कोई बड़ी फिश या कुछ, तो ये अपने बोट में बैठे हुए और साथियों को कुछ इशारा कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत बोट में ले लिया जाता है। बोट में लेने के बाद ये क्या काम करते हैं? सपोज कीजिए 5-10 मिनट में इन्होंने बॉक्स में कितने कलेक्ट कर लिए? 10। ठीक है, 10 ऑयस्टर कलेक्ट कर लिए थे। 10 ऑयस्टर कलेक्ट करने के बाद ये बाहर आते हैं समुद्र से, और वहां से बाहर आने के बाद इन्हें किस में ट्रांसफर कर देते हैं? रियरिंग केज में ट्रांसफर कर देते हैं। रियरिंग केज में जब ट्रांसफर करते हैं इन्हें हम, तो फिर इन्हें हम देखिए रियरिंग केज बताया था कि रियरिंग केज किस तरह बना होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रियरिंग केज को हम फिर से कहाँ डाल देते हैं? समुद्र में।
समझ में आया यहाँ पर? क्लियर है? चलें, किसी कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्टेशन ऑफ न्यूक्लियस। इंसर्टेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने कलेक्ट तो कर लिए ओएस्टर, ठीक है, तो अब हमें उसमें न्यूक्लियस क्या कराना पड़ेगा? इंसर्ट कराना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा। पहली बात तो आप यहाँ समझ लीजिए न्यूक्लियस क्या होता है। एक्चुअली न्यूक्लियस आपका वो पार्ट होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो पैरासाइट ओएस्टर में एंट्री करता है, ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियस जो है वो एज पैरासाइट काम किया जाता है, ठीक है। हम किसी पैरासाइट को ही हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, जिसे हम उसमें इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या काम करता है, वो नेक्रेका सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, आपका पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियस का जो इंसर्टेशन है वो किस वे में होता है? इसके लिए या तो आप इसको डायरेक्ट कराएं। डायरेक्ट मीन जैसे आपने क्या किया, आपने ये जो आपके रियरिंग केजेस थे, ठीक है, रियरिंग केजेस में से आपने ओएस्टर निकाले। ओएस्टर निकालने के बाद आपने उन्हें चेक किया कि यस ये ठीक है, इन पर आप कर सकते हैं पर्ल फॉर्म। उसके बाद आप उसमें कोई भी न्यूक्लियस एंट्री कराते हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ज़ेंकस, एक एनिमल है ज़ेंकस, उसके हम वो लेते हैं शेल, उसको घिस लेते हैं। शेल इसका था ना शेल, उसको हम अच्छे से घिस कर छोटे छोटे गोले गोले से बना लेते हैं, उसके बहुत छोटे छोटे उसको अच्छे से घिस कर। और साथ में एक तो इसका हम क्या लेते हैं, ज़ेंकस का शेल एंड मेंटल, हम जनरली इनका यूज करते हैं एज अ न्यूक्लियस, ठीक है। फिर हम न्यूक्लियस को क्या करते हैं, न्यूक्लियस इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इंसर्ट हम कहाँ कराते हैं, वो भी हमें करानी पड़ती है आपकी मेंटल के पास, ठीक है। मेंटल में हमने क्या कराया, उसको इंसर्ट करा दिया, उसमें वहां पर हमने शेल या मेंटल को थोड़ा थोड़ा सा घिस घिस कर हमने जो हमारा ओएस्टर था वहां उसके मेंटल के नीचे हमने उसको लगा दिया, हल्का सा चीरा लगाकर, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसे दोबारा से रियरिंग केज में रख देंगे और उसको फिर से हम कहाँ डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं। भाई समुद्र में तो वो अच्छे से रह पाएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी जो विधि मानी गई है ना, वो सबसे अच्छी मानी गई है निशी-कोश विधि। निशी-कोश विधि में क्या होता है, सबसे पहले इन्हें हम हॉट वाटर लेते हैं एंड कोल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है। एक तो बहुत ज्यादा गर्म होगा, एक बहुत ज्यादा ठंडा होगा। हमने दो तरीके के वाटर लिए यहाँ पर। सबसे पहले हम अपने ओएस्टर को हॉट वाटर में डालते हैं, उसमें से निकालते हैं, फिर कोल्ड में डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर हॉट में रख देते हैं, उसके बाद फिर से कोल्ड में से निकालने के बाद फिर हॉट वाटर यूज करते हैं, उसके बाद फिर कोल्ड वाटर यूज करते हैं। इस तरह हम वन बाय वन ऑल्टरनेटिव वे में हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ओएस्टर जो होता है, ये ओएस्टर जो है वो क्या काम करता है, वो अपने जो वॉल्व होते हैं वो खोल देता है। ये बॉय वॉल्व होते हैं, तो वॉल्व खोल देता है इजीली। जैसे जैसे ये वॉल्व खोल देता है वैसे ही क्या करते हैं, देखिए ये सब चीज तो क्लियर होगी आपको, यहाँ से ही हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे इसने क्या किया, अपने
वॉल्व ओपन कर दिए, खोल दिए। वैसे ही हम सपोज कीजिए ये इसके दो इसने वॉल्व खोल दिए थे लाइक दिस। हमने क्या किया, वहां पर कुछ स्टिक ली, ठीक है, और उस स्टिक को लगा दिया बीच में। जैसे ये मेरे दो वॉल्व, इसके बीच में मैं अगर ये चौक जो है एज अ स्टिक यूज करूं तो ये वॉल्व कभी बंद नहीं होंगे, ऐसे खुले रह जाएंगे, है ना। हम इसका यूज इसी तरह से करते हैं, ठीक है। हमने ये खोल दिया स्टिक लगाने के बाद, अब ये कभी बंद नहीं कर पाएगा ओएस्टर। उसके बाद हम इसके मेंटल की तरफ, हमने जब इसका बाइवॉल्व खुल गया है, यहाँ फुट प्रेजेंट होता है। आपने पाइला का डायग्राम बनाया होगा, पाइला में नीचे की तरफ फुट प्रेजेंट होता है ना, फुट और मेंटल लगभग ऐसे जोड़े से रहते हैं, ठीक है। वहां पर हम एक हल्का सा चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद हम हमारे न्यूक्लियस को उसमें एज अ ग्राफ्ट, हमने यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एज अ ग्राफ्ट अपने उसको न्यूक्लियस को उसमें इंसर्ट करा दिया। समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद ये जब हमने इंसर्ट करा दिया, उसके बाद जो हमने यहाँ पर स्टिक यूज की थी ना, जिसकी वजह से बंद ना हो, उसको हटा लेते हैं। हटा लिया, हटाने के बाद इसको दोबारा से ये बंद हो जाएंगे वॉल्व। इसके वॉल्व बंद होते ही हम क्या करेंगे, इसको फिर से इनके रियरिंग केज में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। रियरिंग केस में हम लोगों ने क्या किया, इन्हें ट्रांसफर कर दिया दोबारा से। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, या तो ये ग्राफ्ट जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। इट मींस आपने जो प्रोसेस की थी इसको खोलने से लेकर आपने इसमें ग्राफ्ट जब इसमें इंसर्ट कराया था, उसमें हार्डली 1 to 3 मिनट का टाइम लगना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा का टाइम लगेगा तो ये क्या होता है, ये कभी एज अ ग्राफ्ट एक्सेप्टेड नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन अगर आपने ये काम बहुत जल्दी किया है, 1 से 3 मिनट के उसी में कर दिया, चीरा लगाया फुट के उसमें, वहां पर अपना न्यूक्लियस जो था वो इंसर्ट करा दिया, तो आप फटाफट से अपनी वो हटाएंगे, स्टिक हटाएंगे और रियरिंग केज में डाल दिया। समय समय पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम इसे चेक करते रहते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर जो आपने ग्राफ्ट की थी प्रोसेस, वो जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाए। भाई एक्सेप्ट होना भी तो जरूरी है ना, आपने जो ग्राफ्ट, क्योंकि आर्टिफिशियल वे में करा रहे हैं हम इसे, जरूरी नहीं है कि भाई जैसे ही आपने ग्राफ्ट इंसर्ट कराया इसमें तो इसके चारों ओर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से पर्ल बने, है ना। तो यहाँ पर रिजेक्शन की प्रोसेस भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में हम इन्हें क्या करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करना होता है। क्लियर है, ठीक है। तो फाइनल ईयर, इससे आगे क्या होता है ये हम आपको कल बताएंगे, ठीक है बेटा। कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज की मीटिंग में इतना ही रखते हैं, ठीक है।